हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि जो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच रहा था, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप, उस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आपको मिलेगी। पहले पार्ट में कुछ इसका भाग मिलेगा और दूसरे पार्ट में कुछ अलग भाग मिलेगा। मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। उस चर्चा को करने से पहले एक बार आप देख लीजिए, ये चैनल जब आप जाएंगे YouTube पर तो तिलक अकेडमी चैनल आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा एवं ताप की, तो जरा देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्या होती है, समझेंगे, और जूल का नियम पढ़ेंगे कि जूल का नियम क्या है, जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सारे टॉपिक मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, जेल प्रेरी, एमपी की कोई सी भी एग्जाम जिसमें साइंस आता है, फिजिक्स आता है, सब कुछ इससे कवर होगा। ठीक है, तो ऊष्मा हीट पढ़ेंगे, जूल का नियम पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऊष्मा का मात्रक पढ़ेंगे कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कितने मात्रक होते हैं ऊष्मा के और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ताप पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ताप के पैमाने यानी कि स्केल ऑफ टेम्परेचर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या स्केल ऑफ टेम्परेचर है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ऊष्मा का संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है। ठीक है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, ट्रांसफर कैसे होती है, वो देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और आखिरी में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण तथ्य की। तो ये सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको कवर करना है, लेकिन ये दो पार्ट में आपको मिलेगी। ये पहला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज हम ऊष्मा संचरण तक सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए ऊष्मा की, तो ये देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं ऊष्मा, हीट। तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो ऊष्मा की अगर परिभाषा दी जाए तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा जो रहती है वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है। जितना वस्तु का अधिक मास होगा उतनी उसमें निहित ऊष्मा भी अधिक होगी। समझ आई बात। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, और किसी वस्तु में निहित जो ऊष्मा रहती है वो उसके मास पे यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूल का नियम अति महत्वपूर्ण है ऊष्मा को लेकर के। ठीक है, इसके ऊपर ही आगे थर्मोडायनामिक्स की कल्पना जो हुई है वो आगे बढ़ी है। तो अगर देखें तो जूल का नियम क्या होता है, तो जब भी किसी कार्य को ऊष्मा में बदला जाता है, जैसे लेट सपोज आप एक आपके पास में एक डिवाइस है जो फ्रिक्शन पैदा करती है और आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन पैदा करके हीट में कन्वर्ट कर रही है उसको। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं, कोई ऐसी डिवाइस है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उसको घुमा रहे, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊष्मा में। तो जब भी कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वर्क जो आपने किया है, वो उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा कार्य आप करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। बड़ा आसान है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह अगर फिजिक्स में हटता है तो इसकी जगह जे का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जे फॉर जूल, क्योंकि ये नियम जूल ने दिया था इसलिए जे। यहाँ पे हमने क्या किया, स्थिरांक लगाया यानी कि नियतांक लगाया, कांस्टेंट लगाया। ठीक है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जे क्या है, तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। ठीक है, आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मेन प्रश्न क्या बनता है कि कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की यूनिट क्या होगी। तो आप देखेंगे इसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे कार्य की इकाई रखी गई है, यूनिट रखी गई है जूल। उसके बाद में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊष्मा की इकाई की बात हम इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी इसकी इकाई में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग होती है। ठीक है, अभी हम क्लियर हो जाएगा आपको सब आगे। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से J की वैल्यू निकाली जाए तो W/H होगा। ये आपको इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मा के मात्रक की यानी कि यूनिट्स ऑफ हीट की। तो इसकी बात मुझे अच्छे से करनी है क्योंकि यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जरा देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी। अब मैं आपको बता देता हूं, ऊष्मा का जो
कैलोरी और किलो कैलोरी जो मात्रक है वो सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है? सीजीएस। तो मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार की यूनिट्स होती है, जिसमें से एक सीजीएस यूनिट है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या देखा था हमने? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैलोरी जो है ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। एसआई पद्धति में अगर बात करें तो ऊष्मा का मात्रक जो है जूल है। तो आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको उत्तर लगाना है जूल। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, या ऊष्मा का सिंपल बोले कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, सिर्फ ऐसा लिखा है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो आप कैलोरी लिखेंगे। कैलोरी अगर ऑप्शन में नहीं है तो किलो कैलोरी बता देंगे। ठीक है, अगर ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जाए तब आपको जूल लगाना है। कैलोरी अगर लिखा है तो फिर वो नहीं लगाना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कैलोरी और जूल में संबंध देख लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए, और मैं तो कहता हूं एक वेरी और मेरी तरफ से लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल या 4.2 जूल। ये 18 को लगभग 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो 4.2 जूल एक कैलोरी में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक किलो कैलोरी की बात करें तो किलो का मतलब होता है 1000, है ना? तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1.48 में अगर 1000 से आप गुणा कर देंगे तो आपको जूल मिल जाएगा। तो अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें तो ये बनेगा 4180 जूल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीजीएस यूनिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बता चुका हूं। अब ऊष्मा मापने की 3 इकाई होती है। ये वापस से वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि ऊष्मा को अगर मेजर करना है, हीट को अगर मेजर करना है, तो मेनली क्या होती है, इसकी 3 यूनिट होती है। पहले देखें, पहला तो कैलोरी होता है। एक कैलोरी में मैंने बता दिया 4.2 जूल होता है। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी होता है, अभी देखेंगे अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है। और बीटीयू होता है, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, अब एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम पानी के तापमान को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पानी की बात की गई है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, भी मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे ही कैलोरी कहा जाता है। आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे ही कैलोरी कहा जाता है। क्लियर है? तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर होगी या जो ऊर्जा मुझे लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी बोलेंगे, कैलोरी कहा जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। तो जैसे ये 1 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान बढ़ाने के लिए मुझे जो ऊष्मा लग रही है उसे मैं 1 कैलोरी बोलता हूं, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय कैलोरी वैसी की वैसी डेफिनेशन है। बस पानी का तापमान एक स्टैंडर्ड रख दिया कि यदि 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक मुझे बढ़ाना है। कहां से कहां तक निश्चित कर दिया कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाने में जो आवश्यक ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा लगती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बीटीयू यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? एफपीएस यूनिट वहां पे चलती है, आपको पता ही है। तो फीट पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड जिसे बोलते हैं। तो पौंड जो होता है ना, पौंड जैसे किलोग्राम होता है द्रव्यमान को नापने के लिए, ऐसे ही एफपीएस यूनिट में पौंड से द्रव्यमान नापते हैं। आई बात समझ में? तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन देखूं ब्रिटिश थर्मल यूनिट की क्या होती है, तो 1 पौंड जल लिया इन्होंने, 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, यहां फ़ारेनहाइट बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1 पौंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम 1 बीटीयू यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पाउंड जरा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से मैं बता रहा हूं। तो 1 पाउंड जो होता है वो 453 ग्राम के बराबर होता है। इसकी चर्चा हम पहले फिजिक्स के वीडियो में जो मात्रक और मापन मैंने पढ़ाया था उसमें भी डिस्कस कर चुके थे, वो बहुत शानदार है। कई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में से उस पर्टिकुलर वीडियो से ही फंसेंगे। आप पहला वीडियो फिजिक्स का जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप आराम से देखिए, आपको मजा आएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पाउंड अगर बात करें तो 453 ग्राम के बराबर होता है। आगे देखते हैं, 1 बीटीयू यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो वो कैलोरी में कितना होता है? 252 कैलोरी के बराबर होता है 1 बीटीयू। कितना होता है? 1 बीटीयू यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होता है। क्लियर है? अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से वही है कि 4.2 से इसमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा लगा लीजिए इसे।
है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयले की ऊष्मा BTU में नापी जाती है। कोयला जो रहता है उसकी ऊष्मा जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापी जाती है। ऊष्मा को नापने की ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो सबसे बड़ी इकाई है, ये आपको ध्यान रखना। ऊष्मा नापने की ब्रिटिश थर्मल यूनिट सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ताप की, टेम्परेचर की। तो ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मा की माप है ना। अगर मुझे हीट को मेजर करना है तो क्या यूज करता हूं उसके लिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर अगर किसी वस्तु के दो टेम्परेचर है, लेट सपोज एक का 10 डिग्री सेल्सियस है और एक का 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ताप जो है वो ऊष्मा की माप है। जिस वस्तु का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक है, ठीक है, हीट की वैल्यू ज्यादा है। और जिस वस्तु का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है उसमें ऊष्मा की मात्रा कम है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होता है, ये यूनिट होती है जो कि क्या बताता है, हीट की वैल्यू बताता है कि किस सब्सटेंस में कितनी हीट है, ठीक है। तो वस्तु की उष्णता यानी ऊष्मा की जो माप होती है वो टेम्परेचर होती है ना। टेम्परेचर से ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। क्लियर है। अगर कोई वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और एक वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री वाली वस्तु ठंडी होगी और 40 डिग्री वाली वस्तु गर्म होगी। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर के पैमाने। टेम्परेचर की स्केल देखते हैं कि तापमान को मापने के लिए कौन कौन से पैमानों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तापमान को मापने के लिए मुख्यतः 4 पैमानों का प्रयोग किया जाता है, और अगर मेनली बात करूं तो सिर्फ 3 का किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे रिलेशन लेकर। तो पहला तापमान को मापने का अगर मैं पैमाना देखूं तो वो सेल्सियस होता है, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान नापा जाता है। फ़ारेनहाइट में भी तापमान नापा जाता है, केल्विन में तापमान नापा जाता है, और रैंकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है R, इसमें भी तापमान को नापा जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि ताप को मापने की SI यूनिट क्या है। आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। ताप मापने की SI यूनिट अगर पूछे, SI यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो वो केल्विन होती है, ठीक है, याद रखिएगा केल्विन होती है, सेल्सियस नहीं लगा के आना है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं रिलेशन इन टेम्परेचर स्केल की, यानी कि तापमान पैमानों में आपस में संबंध की बात करें कि कैसे हम तापमान के पैमाने को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि चलिए ठीक है, तो तापमान पैमाने का संबंध देखते हैं। तो यहां पर देखिए, C/5 C डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-243/5। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये सेल्सियस अपॉन 5 है, फ़ारेनहाइट -32/9 है, R/4 है, और केल्विन -243/5 है। यहां से क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको जैसे बोल दिया 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया और आपसे बोला कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, यहां से दो चीज को उठा लेंगे जिसमें से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आ रहा है, तो ये रिलेशन में आ रहा है, तो इन दोनों को उठा लीजिए। C/5 इक्वल टू F-32/9, और यहाँ C जो है डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए, तो आपको फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा कन्वर्ट होके मिल जाएगा, ठीक है। आप रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, समझ आ रही है बात। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा है कि बताइए कितना होगा, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप तुरंत निकाल के बता सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में बोला है, रैंकिन में पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल रख के निकाल सकते हैं। अगर केल्विन में पूछा है और रैंकिन में निकालना है तो इन दोनों को इक्वल रख के, केल्विन में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल रख के, ठीक है। तो कैसे भी आप सॉल्व करके और निकाल के वहीं के वहीं बता सकते हैं। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक नोट आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य मनुष्य का तापमान, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैं बोल रहा हूं आपकी एग्जाम में भी आने के खूब चांसेस के, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का तापमान अगर बात करें तो सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तीनों ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि सेल्सियस में कितना है तो 37, फ़ारेनहाइट में 98, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पारा जो होता है, जो तापमापी में यूज होता है, थर्मोमीटर में पारा, उसका जो गलनांक, उसका जो अगर मैं बात करूं पारे का, ये जमना जो हिमांक होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है। बात समझ में आ रही है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो अगर पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो जो पारा जिस
थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग होता है उससे आप -39 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं माप सकते क्योंकि वो तो जम जाता है। तो -39 डिग्री से नीचे का तापमान नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल तापमापी यानी कि अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ये -115 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर परम शून्य ताप, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फिर से लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परम शून्य ताप यानी कि न्यूनतम संभव ताप जो है इस पे वर्ल्ड में प्रेजेंट, तो परम शून्य ताप जिसे न्यूनतम संभव ताप बोलते हैं वो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। तो परम शून्य ताप कहूं या न्यूनतम तापमान जो संभव है वो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस है। इससे भी पूछा जा सकता है और इसको लिख के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ऊष्मा का संचरण देखते हैं हम। तो ऊष्मा का संचरण जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। तो ऊष्मा संचरण आपके अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करके इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समय की बचत करते हुए बनाते रहूंगा। क्योंकि आप ये देखेंगे इतनी चीज़ अगर आप किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको 1 घंटे में कम से कम इतनी चीज़ समझ में आएगी जो मैं आपको 15 मिनट में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो समय को हम बिल्कुल कम करते हुए चीज़ों को पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पसंद आएगी आपको, और अगर आपकी हेल्प करती है, आपको लगता है कि जेन्युइन वीडियो है, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूंगा और आपकी सहायता करता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।